नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक आम आदमी जब घर लेने के बारे में सोचता है तो मोस्टली ज़्यादातर केसों में वो होम लोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब होम लोन है ये मिनिमम 20 साल की होती है, यानी कि अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय वो होम लोन भरने के अंदर ही गुजार देता है। अब दोस्तों, ये होम लोन किस तरह से लेनी चाहिए, कौन सी बातें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना ज़रूरी है, दोस्तों इस वीडियो के हम अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। दोस्तों शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, जब आप लोन ले रहे हैं तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप 20 साल अपने लाइफ का बहुत बड़ा स्पैन है इसके अंदर डाल रहे हो। मिनिमम लोन अमाउंट होती है 30, 35, 40 लाख की मिनिमम लोन अमाउंट होती है। अब ये लोन अमाउंट जब आप एज ए जिम्मेदारी ले रहे हो तो ये समझना ज़रूरी है कि मिनिमम 4 से 5 बैंकों के अंदर पहले इंक्वायरी एक बार कर ले। और रिसेंटली आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने, किसी आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने भी लोन लिया है उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा मैं 15 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कस्टमर को, यानी कि आपको लोन लेने के बाद पता चलती है। तो ये 15 चीज़ें में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑन द स्पॉट नहीं बताई जाती, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी ऑफ लोन। इसके अंदर बैंक आपकी जो मंथली इनकम होती है इस पे से आपकी लोन की ईएमआई भरने की एलिजिबिलिटी निकालते हैं। अब जनरली आरबीआई के रूल के हिसाब से हर एक बैंक को आपकी मंथली इनकम के 30 to 40% ही ईएमआई सेट करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बैंक्स है ये 50% तक या 60% तक भी जाते हैं। इसे दोस्तों बैंकिंग की लैंग्वेज में FOIR कहते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। अब इसके अंदर मान लीजिए आपकी इनकम 25,000 है तो बैंक ईएमआई है मैक्सिमम 12,500 तक का सेट कर सकती है, लेकिन कुछ बैंक है ये इसके ऊपर भी चली जाती है। आपको दोस्तों ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको घर का खर्चा भी चलाना है। तो लोन की कैपेसिटी, ईएमआई की कैपेसिटी है, भले ही बैंक निकाले, आप अपनी भी कैपेसिटी देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है गुड क्रेडिट स्कोर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दोस्तों आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड जो हेल्दी क्रेडिट स्कोर है 750 से 800 के बीच माना जाता है। अब तो बहुत सारी वेबसाइट है वो भी आपको फ्री में सिबिल स्कोर आपका प्रोवाइड कर देती थी। अगर एक बार आपको पता चल गया कि आपका सिबिल स्कोर हेल्दी है तो दोस्तों आप नेशनलाइज बैंक, मैं तो प्रीफर करता हूं अगर आपके आजू बाजू की कोई नेशनलाइज बैंक हो वहां पे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको लोकेशन का एक्सेस इजी हो जाता है और आपकी जो खुद की एरिया वाइज, लोकेशन वाइज रेपो होती है उसके बेस पे भी आपको अच्छी लोन की सुविधाएं मिल सकती है। दोस्तों, नेशनलाइज बैंक का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। एक बार आपको पता चल चुका है कि आपका क्रेडिट स्कोर इनफ है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप नेशनलाइज बैंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको रेडी करने शुरू कर देने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, इनकम डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप है, और अगर आप बिजनेस करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न है, फॉर्म 16A है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी है तो सेलर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन लेने में आपको मदद करेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से प्रकार का है, फिक्स है या फ्लोटिंग है। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूँगा। फिक्स में जनरली ये होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप होम लोन लेते हैं मिनिमम 10 साल तक फिक्स रहता है। आपने जो भी डिसाइड कर दिया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, वो लॉन्ग टर्म तक यही चलेगा। फ्लोटिंग में ये होता है कि बेस रेट बैंक के अंदर जो भी आरबीआई आपको इंस्ट्रक्शन देती है आपकी रिस्पेक्टेड बैंक को, उसके हिसाब से फ्लोटिंग में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों, दोनों में फ़ायदे नुकसान मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फ्लोटिंग है वो आरबीआई के जो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से प्लस या माइनस होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है, आज तक का मार्केट का ट्रेंड है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। और जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये साल दर साल एक ही रेट पे आपको चलता रहता है।
तो आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपको किस में जाना है। ज़्यादातर जिनकी इनकम है ईयर बाय ईयर बढ़ती रहती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इनकी इनकम फिक्स होती है और उसके बाद ईयरली हर साल उनका इंक्रीमेंट होता रहता है, तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्लोटिंग के अंदर मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा, तो ईएमआई के अंदर भी चेंज आ सकता है। तो ये आपके हाथ में है, लेकिन आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जा रहे हो। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, अप्लीकेंट के साथ आप को अप्लीकेंट भी लेना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादातर दोस्तों बैंक भी आपको सजेशन देगी कि को अप्लीकेंट लेना ज़्यादा फ़ायदे में है। उसके आपको मैं फ़ायदे बताना चाहूँगा। पहली बात कि अगर मान लीजिए आपने आपकी वाइफ के नाम पे लोन लिया है, को अप्लीकेंट आपकी वाइफ है और वो वर्किंग है, तो दोनों की इनकम है ये लोन स्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती है। तो दोनों की इनकम बढ़ने की वजह से आपका ईएमआई है उसके अंदर भी, आपकी लोन अमाउंट है उसके अंदर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तीसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपने लेडीज़ के नाम पे लिया है तो कुछ बैंक्स है वो 0.5% का आपको लाभ भी देती है। दोस्तों 5वां पॉइंट है यूज़ ईएमआई कैलकुलेटर। इसकी लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप नेट पे भी इसको देख सकते हो। अब दोस्तों ये ज़रूरी इसलिए है कि होम लोन देते समय बैंक अपना कैलकुलेशन करती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको भी आपके घर के खर्चों को ध्यान में रख के ईएमआई सेट करना ज़रूरी है। मैंने आपको 25,000 का जो एग्जांपल दिया था, मिनिमम 12,500 में तो आपका घर का खर्च चलेगा ही। अगर आप उसके ऊपर भी ईएमआई सेट करने की कोशिश करोगे, 15,000 16,000 तक का ईएमआई अगर आप सेट कर देते हो, तो ऐसी लोन है दोस्तों ज़्यादा टाइम तक लंबी नहीं चल पाती और एक डिज़ास्टर बन जाती है। दोस्तों 6th पॉइंट है चेक फॉर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोन लेने के पहले ही 4 से 5 बैंक में जहाँ पे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर कीजिए, क्योंकि 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ईयर बाय ईयर और आपको लाखों की सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर रिसेंटली आपने होम लोन ले लिए है, आपको जो बेस्ट डील मिलती है उसके ऊपर, तो बार बार अब उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके जो बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे खर्चे हैं वो आ जाते हैं। दोस्तों 7वां पॉइंट है प्रोसेसिंग फीस। आपको लोन तो मिल चुका है, लेकिन रिस्पेक्टेड बैंक है आपके ऊपर प्रोसेसिंग फीस आपके लोन पे कितना चार्ज करती है ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर एक एवरेज बैंक के अंदर 0.5% से लेके 1% तक का प्रोसेसिंग फीस का खर्चा होता है। मान ले आपका 30 लाख का लोन है तो 30,000 का 1% के हिसाब से 30,000 का आपका प्रोसेसिंग फीस का खर्चा आपको बेयर करना पड़ता है, प्लस उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाता है। और अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लोन लेते हो तो ये खर्चा 2% तक जाता है। तो लोन लेने से पहले ये बात का क्लैरिफिकेशन कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई के अंदर कुछ सीज़न के हिसाब से स्कीम चलती है जिसके अंदर 0% प्रोसेसिंग फ़ीस के अंदर आपको लोन प्रोवाइड की जाती है। 8वें पॉइंट की दोस्तों बात करूँ तो हिडन कॉस्ट। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट है ज़्यादातर कस्टमर को लोन लेने के बाद में ही पता चलता है, इसके बारे में पहले से नहीं बताया जाता। दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो बैंक या फाइनेंस कंपनी अपना ऑपरेशनल कॉस्ट है ये इसके अंदर इंक्लूड कर देता है, ये हिडन कॉस्ट के अंदर आ जाती है, जिसका पहले से क्लैरिफिकेशन नहीं आता। जब आप लोन लेते हो तो लीगल टेक्निकल, जब आप फाइल के लिए अप्लाई करते हो तब लॉगिन चार्ज होता है, ये 3,500 से 5,000 के आसपास की एक रैंडम फीस होती है। प्लस आपका लीगल, आपका जो प्रॉपर्टी आप लोगे उसका लीगल स्टेटस दिखाया जाता है। आपका टेक्निकल, उसकी वैल्यूएशन प्लान के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कितना है वो बता के आपको वैल्यूएशन है उसका भी कॉस्टिंग देना पड़ता है। इसके अलावा जब आपका लोन पास हो जाता है उस टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट साइन के टाइम पे फ्रैंकिंग का चार्ज होता है, नोटरी का चार्ज हो जाता है। ये सारे चार्जेस दोस्तों पहले से नहीं बताए जाते। इसके अलावा अगर आप पहले से लोन क्लोज करते हो, ऐसे तो आरबीआई ने रूल बनाया है कि होम लोन क्लोज करने के लिए आपको पैसा पहले से भरने की ज़रूरत या कोई फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट चार्जेस है वो रिस्पेक्टेड बैंक अप्लाई करती है। तो इसका पहले से आपको क्लैरिफिकेशन ले लेना ज़रूरी है। और अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हो आपकी बैंक में से दूसरी किसी बैंक के अंदर, तो तब भी एडिशनल कॉस्ट है उसका कस्टमर को सामना करना पड़ सकता है, जो ज़्यादातर कस्टमर को लोन लेने के बाद में ही पता चलता है। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 9th पॉइंट है होम लोन अमाउंट।
दोस्तों आपने जब भी प्रॉपर्टी डिसाइड की है, जो भी लोकेशन के अंदर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, आपने उसका टोकन अमाउंट दे दिया है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो लोन अमाउंट, वो जो प्रॉपर्टी का अमाउंट है उसके आसपास की लोन अमाउंट आपको मिल रही है बैंक में से या नहीं। कई बार कस्टमर यहाँ पे फंस जाता है कि टोकन अमाउंट दे के डील फ्रीज कर देते हैं, फिर बाद में पता चला कि आपको जितनी एक्चुअल में लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आपके इनकम क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रही है। तो पहले ये होमवर्क करना ज़रूरी है बिफोर फ्रीजिंग द डील। सो 10th पॉइंट है पेमेंट ऑफ EMI। कई बार कस्टमर को अफोर्डेबल है इसलिए लोअर EMI कस्टमर रखने की लालच में टेन्योर बढ़ा देते हैं। 20 साल का टेन्योर होता है स्टैंडर्ड, कई कस्टमर इसको 30 साल तक ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो 10 साल का गैप होता है उसके अंदर आपको लाखों का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो हो सके कम EMI की लालच में टेन्योर बढ़ाना वो ज़्यादा सही नहीं है। 11th पॉइंट है दोस्तों होम लोन का टेन्योर। अगर आपने मान लीजिए जॉइंट में होम लोन ली है, फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स को जॉइंट में रख के होम लोन ली है, कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ये एग्जांपल देखा गया है, पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इनके बेस पे जल्दी से लोन मिल जाती है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब तक पेरेंट रिटायर्ड हो तब तक आप आपकी होम लोन कंप्लीट कर दें, अदरवाइज आप पे दूसरी तरह का बर्डन है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों 12th पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रखना ज़रूरी है। कई बार होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी कस्टमर सिलेक्ट कर देते हैं जिसका सारे डॉक्यूमेंट्स के पार्ट क्लियर नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्लान है उसकी कमी होती है, या चेन डॉक्यूमेंट्स में किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो नेशनलाइज बैंक है ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब ये केस जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग में जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ जाता है। तो अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 13वां पॉइंट है रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर साइनिंग एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। अब दोस्तों आपको जैसे मैंने अभी हिडन कॉस्ट के बारे में बताया था, कई कस्टमर को इनके बारे में पता नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्यूचर में फ्लक्चुएट होने वाले हैं या नहीं इसके बारे में भी इनको पता नहीं होता है। तो दोस्तों एग्रीमेंट के अंदर ये डिटेल्स दी गई होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, हिडन कॉस्ट के बारे में, आपका जो भी टेन्योर है कभी चेंज हो सकता है इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों 14th पॉइंट है इंश्योरेंस। बहुत सारे कस्टमर है वो इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो समझते हैं मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लिया दैट्स इनफ। दोस्तों लोन इंश्योरेंस है वो भी एक ज़रूरी पार्ट होता है। मैं किसी को इसके बारे में फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस मैंने की है उसके हिसाब से मैं आपको सजेशन दूंगा कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और प्रॉपर्टी की वैल्यू है 60 लाख। भगवान ना करे कभी किसी कस्टमर को कुछ भी हो जाए तो दोस्तों ये 60 लाख की लोन अमाउंट है, आपके 1 करोड़ में से 60 लाख तो सिर्फ घर के लिए चली गई। अब आपने आपका फ्यूचर प्लान आपकी फैमिली के लिए 1 करोड़ का किया था, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो हो सके तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपका प्रीमियम ज़्यादा भरने की लालच में आप अगर इंश्योरेंस को अवॉइड कर देते हो तो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। तो हो सके तो इंश्योरेंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हालांकि हर एक बैंक है ये उसको कंपलसरी नहीं मानती है, कुछ बैंक है बाय फोर्स आपको करवाती है, लेकिन ये लेना बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस में भी 2 टाइप के होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है जो फुल टाइम प्रीमियम भरवा देते हैं एक साथ लोन का, जो काफ़ी हायर अमाउंट में जाता है, 1-1.5 लाख के आसपास, और दूसरा होता है EMI के अंदर ऐड करवा देते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल हो इंश्योरेंस के अंदर आप जा सकते हो। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट का पॉइंट। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, इसके बारे में कोई बैंक भी आपको नहीं बताएगी, लेकिन ये एक पार्ट बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपका फर्स्ट EMI बाउंस होता है तो 30 दिन की साइकिल के अंदर ये चीज़ आ जाती है। सेकेंड EMI और थर्ड EMI बाउंस होता है तो आपकी प्रॉपर्टी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाती है, और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी पे लीगल एक्शन भी शुरू हो सकता है। तो हो सकता है दोस्तों अगर आपकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम की वजह से एक EMI स्किप होता है तो जल्द से जल्द आपको आपकी रिस्पेक्टेड बैंक में मिलके उसका आप किस तरह से सॉल्यूशन ला सकते हैं, या टेन्योर बढ़ा के या EMI कम करके वो सॉल्यूशन पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई EMI बाउंस होता है तो उस केस को वहीं मत रहने दीजिए। 3 EMI के अंदर 3 EMI बाउंस होने पे आपका केस है NPA में चला जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।